हेलो फ्रेंड्स, आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ और अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। पहले से इससे पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। अपन इकोनॉमिक्स बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले अपने को ये जानने की ज़रूरत है कि इकोनॉमिक्स की अपने को आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी परिभाषा बेसिक यही होता है। तो सबसे पहले अपन यही पढ़ेंगे। तो अर्थशास्त्र संसाधनों होते हैं। तो संसाधन के अंदर दो गुण विद्यमान होते हैं। एक तो संसाधनों के फर्स्ट संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं और सेकंड संसाधनों की दुर्लभता। तो संसाधनों के इन दो गुणों के कारण ही आर्थिक प्रबंध की समस्या उत्पन्न होती है, जिसे अपन चयन की समस्या भी कहते हैं। आप नोट्स साथ साथ बनाते रहिएगा और कुछ चीज़ें मैं लिखा दूंगा वैसे। तो आर्थिक समस्या ही अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का मूल कारण है। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होती है, क्वेश्चन अगर ये आ जाए 1 नंबर या 2 नंबर में, तो अपने को इसका आंसर देना है कि संसाधन दुर्लभ होते हैं और उनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं। तो इन गुणों संसाधनों के इन गुणों के कारण ही आर्थिक प्रबंध की समस्या या चयन की समस्या उत्पन्न होती है, तथा आर्थिक समस्या ही अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का मूल कारण है। तो अब संसाधनों का विवेकशील प्रबंध ही आर्थिक समस्या का हल है। तो संसाधनों के विवेकशील प्रबंध से अपना क्या अभिप्राय है? तो संसाधनों का विवेकशील प्रबंध से अपना अभिप्राय यह है कि संसाधन, अगर अपन एक व्यक्तिगत स्तर पर बात करें, तो संसाधन अगर एक व्यक्ति को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करते हैं तो वो उनका विवेकशील प्रबंध है। जैसे एक उत्पादक के अनुसार बात करें तो अगर वो उत्पादक को अधिकतम लाभ देते हैं तो उनका विवेकशील प्रबंध है। और अगर अपन एक किसी देश या राष्ट्र की बात करें तो अगर अपन जीडी में संवृद्धि की दर अधिक और इसके साथ साथ अगर सामाजिक कल्याण को भी अगर संसाधन अधिकतम करते हैं तो वह उनका विवेकशील प्रबंध है और इस आर्थिक समस्या का हल है। तो अपन अर्थशास्त्र की सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आप लिखिए अर्थशास्त्र की परिभाषा। सबसे पहले लिखिए। तो परिभाषा में आप लिखिएगा कि अर्थशास्त्र वह विषय वस्तु है जो सीमित संसाधनों के विवेकशील प्रबंध से इस प्रकार संबंधित है कि वह संसाधन उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि, उत्पादक को अधिकतम लाभ और किसी राष्ट्र के अनुसार अगर हम बात करें तो किसी राष्ट्र में जीडीपी की संवृद्धि दर और अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करवाने में सक्षम होते हैं। अर्थात संसाधनों के विवेकशील प्रबंध ही अर्थशास्त्र है। तो अब इसके बाद अपन संक्षिप्त रूप में हम ये कह सकते हैं कि अगर छोटा एक लाइन में अगर आप इसकी परिभाषा अगर आप लिखो तो इस अनुसार लिखना कि अर्थशास्त्र दुर्लभ संसाधनों के इष्टतम प्रयोग का इस प्रकार अध्ययन कराता है जिससे कि व्यष्टि स्तर पर व्यक्ति को लाभ अधिकतम और समष्टि स्तर पर आर्थिक लाभ अधिकतम होता है। इसके बाद अपन अर्थशास्त्र को डिवाइड के अनुसार बात करें तो अर्थशास्त्र को विस्तृत रूप में 2 भागों में बांटा गया है। तो अर्थशास्त्र का अगर तो सबसे पहले आपने परिभाषा में लिख ली होगी, मैंने बोली जो, उसके बाद आप अर्थशास्त्र का विभाजन। तो अर्थशास्त्र का विभाजन, अर्थशास्त्र का विभाजन की अपन बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि को अपन बात करते तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि को अपन बात करते तो इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, फर्स्ट है अपना ए, अपन पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। सबसे पहले अपन इनकी ओनली फॉर परिभाषा देखते चलेंगे और इनके अंतर इनके महत्वपूर्ण घटक क्या क्या हैं वो देखते चलेंगे। तो सबसे पहले व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा, अर्थात जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में अपन छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति हो गया, एक फर्म हो गई, एक राष्ट्र हो गया। अगर ओनली फॉर राष्ट्र लिखा हुआ है तो वो
समष्टि अर्थशास्त्र का विषय होगा अगर एक राष्ट्र जिसका किसी को नाम दे दिया, जैसे भारत दे दिया, ऐसे नाम दे दिया, तो वो एक अपने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो अपन इसके अंदर तो छोटी कार्जन कर रहा था, तो आप लिख लीजिए इसके अंदर कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्या क्या आता है। तो एक व्यक्तिगत उपभोक्ता, एक व्यक्तिगत उत्पादक, एक व्यक्तिगत फर्म, एक व्यक्तिगत उद्योग और एक व्यक्तिगत बाजार, ये अपने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले आप व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक लिखेंगे। तो इसके अंदर महत्वपूर्ण घटक के अंदर आप लिखिए उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, नंबर 1 डाल के, और नंबर 2 डाल के लिखिए आप उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत, और नंबर 3 डाल के आप लिखिए कीमत सिद्धांत। इनको अपन आगे विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप एक बार ये लिख लीजिए, उसके बाद अपन सेकंड टॉपिक पर चलते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो समष्टि का अर्थशास्त्र होता है बड़ा, अर्थात समष्टि से अभिप्राय है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था, जैसे समष्टि अर्थशास्त्र पर रोजगार हो गया, जीडीपी समृद्धि हो गई, आदि मुद्दों पर अपन बात करते हैं, जैसे सरकारी बजट, विनिमय दर, मौद्रिक राजकोषीय नीतियाँ, ये चीज़ें अपने समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। तो आप समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आप इसके मूल घटक का टॉपिक डाल के लिख लीजिए, समष्टि अर्थशास्त्र के मूल घटक। पहला टॉपिक आप लिखिए संतुलित उत्पादक तथा रोजगार स्तर से संबंधित सिद्धांत, यह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। सेकंड चीज आप लिखिए कि अर्थव्यवस्था में स्फीतिक तथा अविस्फीतिक अंतराल, तो आप छोटा लिख लीजिए कि स्फीतिक और अविस्फीतिक अंतराल डाल के लिख लीजिए। तीसरा आप लिखिए कि राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ, और चौथा टॉपिक लिखिए आप मुद्रा पूर्ति तथा साख सर्जन, और पांचवा लिखिए सरकारी बजट, और छठा लिखिए विनिमय दर और भुगतान शेष। ये अपने महत्वपूर्ण घटक हैं जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो अब आप एक लिखें और विभाजन एक पेज पर इन दोनों का अंतर देख लीजिए, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र की छोटी आर्थिक इकाइयों के आर्थिक मुद्दों से संबंधित है, और समष्टि अर्थशास्त्र है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक मुद्दों से संबंधित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है जो मूल रूप से बाजार में कीमत का निर्धारण, इसका अध्ययन करना संबंधित है, तो अपन इसको बोल देते हैं कि कीमत का सिद्धांत से संबंधित है। और समष्टि अर्थशास्त्र है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में रोजगार के बारे में, समग्र उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से संबंधित है, तो अपन इसको बोल देते हैं कि आय तथा रोजगार का सिद्धांत। तीसरी बात लिखिए आप इसके अंदर यहाँ पे लिख लीजिए कि समष्टि अर्थशास्त्र होता है छोटा, इसका अर्थ होता है बड़ा। इसके अंतर्गत आता है कीमत सिद्धांत, और इसके अंतर्गत आता है अपने आय तथा रोजगार का सिद्धांत तथा रोजगार, आय तथा रोजगार इसके अंतर्गत सिद्धांत, आय रोजगार सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है। तीसरी बात अगर आप इसमें लिखें तो इसमें समष्टि चर स्थिर रहते हैं, इसमें समष्टि चर स्थिर, और इसके इसके अंदर व्यष्टि चर स्थिर रहते हैं, मतलब एक दूसरे के अंतर सामने वाला स्थिर रहता है, व्यष्टि चर स्थिर। इसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य घटक जो मैंने आपको लिखे दिए हैं कि उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत, कीमत सिद्धांत, ये तीनों के घटक हैं अपने व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्यतः। और समष्टि अर्थशास्त्र के अपन मुख्य घटक की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है अपने संतुलित उत्पादन, रोजगार स्तर से संबंधित सिद्धांत, अर्थव्यवस्था में स्फीतिक अविस्फीतिक अंतराल, राजकोषीयता, मौद्रिक नीतियाँ, मुद्रा की पूर्ति, साख सर्जन तथा सरकारी बजट, और विनिमय दर, भुगतान शेष आदि इसके अंतर्गत आता है। तो ये अपने समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया। एक और अगर ऐसे देखा तो इसको वास्तविक तथा आदर्शतात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी इसको बांटते हैं। तो वास्तविक अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इसका अर्थ होता है कि मतलब वास्तव में जो भी क्या है, तो वास्तविक अर्थशास्त्र में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल जो होता है, इससे आर्थिक मुद्दों से संबंधित है कि वर्तमान क्या हुआ था, कैसे क्या है। और आदर्शात्मक जो अर्थशास्त्र है उसके अंतर्गत ये बताता है आदर्श अर्थशास्त्र कि वास्तव में क्या होना चाहिए था। तो वास्तविक अर्थशास्त्र अपने क्या बता रहा है कि भाई भूतकाल में क्या हुआ था, वर्तमान में क्या हो रहा है तथा भविष्य में क्या होगा। और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र को ये बताता है कि आखिर क्या क्या होना चाहिए था।
जैसे अपन बात करें कि अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में गरीबी से प्रभावित जनसंख्या का प्रतिशत आज की तुलना में बहुत अधिक था, बहुत ज़्यादा लोग गरीब थे, ये थे। तो ये अपन रहेगा, तो ये अपने भूतकाल से संबंधित मुद्दा है। और अगर अपन बात करें कि भाई वर्तमान में भारत में या फिर राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में अपने जो 14% 17% जो भी गरीबी है, तो इतनी गरीबी है, तो ये अपने वास्तविक जो अभी की बात है, तो ये अपना हो गया अपने वर्तमान से संबंधित। और अब अगर बात करेंगे कि भविष्य में आने वाले समय में बेरोजगारी अधिक होगी, ये होगी, तो ये अपना मुद्दा है, ये भविष्य काल में। तो वास्तविक कथनों की विशेषताएं अगर अपन बात करें, तो इसमें अंदर कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर तो अपन कभी एक दो नंबर में अगर कैसा क्वेश्चन आता है, तो आपको वास्तविक अर्थशास्त्र या आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के अंदर वो अंतर पूछता है, तो आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा इसकी कि वास्तविक अर्थशास्त्र भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल के आर्थिक मुद्दों से संबंधित होता है। और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की अपन बात करें, तो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र यह बताता है कि क्या होना चाहिए, से संबंधित है। जैसे कि अपने मनरेगा की बात कर लेते हैं, या फिर कोई और बात कर लेते हैं कि अब जैसे अपने एक स्कूल हो गया, अपना एक राष्ट्र हो गया, तो फिर अपने एजुकेशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, या फिर वैसे अगर बात होती है तो वो अपने आदर्शात्मक अर्थशास्त्र बताता है। तो इन दोनों की आप डेफिनेशन अगर लिखें, तो आप टॉपिक एक तरफ डाल देना वास्तविक अर्थशास्त्र, वास्तविक इकोनॉमिक्स, या फिर आप इसे बोल सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो भी है, और एक होता है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र जिसे आप बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आदर्शात्मक इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ये तो अपने संबंधित है जो भी वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल के मुद्दे, आर्थिक मुद्दों से। और ये वाला अपना संबंधित है क्या होना चाहिए था, या फिर क्या होना चाहिए, वाट आउट टू बी, इससे संबंधित है। अगर अपन ये बात अपन ध्यान रखिए, तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ा अभी, अर्थशास्त्र क्या है, सबसे बड़ा अर्थशास्त्र क्या है। इसके बाद अपन इसकी बड़ी परिभाषा, और इसके बाद अगर मैं बात करें तो अपने पढ़ा कि अर्थशास्त्र का विभाजन के तो देखा अपन ने कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि या भाई व्यष्टि का छोटा होता है, समष्टि अर्थ बड़ा है। और इसका अंतर, इसका मतलब कीमत सिद्धांत इसका होता है कि आय तथा रोजगार सिद्धांत। समष्टि चर स्थिर होते हैं, इसमें समष्टि चर स्थिर होते हैं, इसमें व्यष्टि चर स्थिर होते हैं। फिर अपन ने इसके घटक देखे, उसके बाद अपन ने देखा कि वास्तविक इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बाद अपन ने देखा कि आदर्शात्मक इकोनॉमिक्स क्या है। तो ये चीज़ें आप यहाँ लिख ली होगी, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी। तो अब इसके बाद अपन अगर आगे बात करें, तो अपन देखते हैं कि एक तो अपन ने पढ़ा अर्थशास्त्र, और इतनी देर अपन अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहे थे, और अपन अब आगे पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। दो चीज़ें होती हैं, एक तो अपन ने पढ़ा अर्थशास्त्र, और अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका अर्जित करते हैं, तो अपन उसे बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था। जैसे कि कोई खेती से, कोई एक किसान है, कोई जॉब वाला है, तो किसान खेती से में उत्पादन करके अपनी आजीविका अर्जित कर रहा है। कोई जॉब वाला है तो जॉब पे जाता है, उससे अपनी आजीविका अर्जित कर रहा है। तो अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत लोग अपनी आजीविका अर्जित करते हैं, या फिर जो अपने लोग वह अर्थव्यवस्था, अगर वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत अपन लोग अपने को यह इस बात का पता चलता है कि एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका कैसे अर्जित कर रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था की प्रकृति और अगर अपने स्तर के बारे में बात करें, तो जैसे मैं बताऊं आपको, तो जैसे मैं एक दिन घूमने निकला, तो मैंने जाते हुए देखा कि भाई एक किसान, एक गांव के बाहर था मैं, तो गांव के बाहर खेतों में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग खेती में लगे हुए हैं। तो इससे मुझे वहाँ की अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में पता चला। दो चीज़ें होती हैं, एक तो अर्थव्यवस्था की प्रकृति, और एक होता है अर्थव्यवस्था का स्तर। तो अधिकतर लोग कैसे मतलब कृषि क्रियाओं में व्यस्त थे, तो इससे मैंने निष्कर्ष निकाला कि भाई गांव की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, अर्थात इसका मतलब कि वह गाँव की इकोनॉमी की जो प्रकृति है वो अपना कृषि प्रधान है। और फिर मैं गांव का अंदर गया, तो मैंने देखा कि लोगों के बड़े बड़े मकान हैं, और ये है अलग अलग, उनके पास ट्रैक्टर हैं, सब सुविधाएं हैं, मशीनरी है उनके पास, ये है। तो खेती में सब काम करने के लिए मशीनरी उपलब्ध थी, बड़े बड़े मकान थे। तो इससे मुझे लगा कि यार इस गांव में संपन्न किसान रहते हैं।
तो इससे मुझे उस अर्थव्यवस्था के स्तर के बारे में पता चला कि भाई इनका ये एक अच्छा स्तर है, इन किसानों का, ये संपन्न है। तो एक विकसित अर्थव्यवस्था, ये अपन गाँव में लगा, मुझे लगा कि यार ये गाँव शायद विकसित अर्थव्यवस्था है, तो मुझे स्तर का पता चल गया। तो सबसे पहले तो मुझे दो बातें पता चली, एक तो किसी प्रकृति कैसी है, तो कृषि प्रधान प्रकृति है, वो मुझे बात चली। अंदर गया, लोगों को संपन्न देखा, तो मुझे पता चला कि यार ये गांव तो विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो अपन प्रकृति और इसके बारे में देख लिया। तो लोगों द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं की एक प्रकृति और लोगों द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं का स्तर, दो बातें अपन ने देख ली। कि आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति कैसी थी, तो कृषि प्रधान थी। स्तर के साथ तो संपन्न थे। अब अपन देखते हैं आगे चलकर अर्थव्यवस्था हो गई है, तो अर्थव्यवस्था के बारे में बता दिया कि अर्थव्यवस्था समझाया मैंने कि क्या है अर्थव्यवस्था, कैसे क्या है। तो अभी अपन पढ़ते हैं इसके बारे में डेफिनेशन। सबसे पहला कोई भी एग्जाम लिखो तो सबसे पहले जो चीज़ वो पूछ रहा है कि भाई अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ रहा है, तो उसकी परिभाषा लिखना अपने को बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था अपन ने देख ली, परिभाषा देख ली। अब इसका अपन प्रकार देखते हैं। तो प्रकार देखते हैं तो अर्थव्यवस्था को 3 प्रकारों भागों में बांटा गया है। एक होती है अपने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपन स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, और या बाजार अर्थव्यवस्था कह सकते हैं उनको। और जिनमें जिस अर्थव्यवस्था में पूंजी और समाजवाद दोनों को सम्मिलित जो अर्थव्यवस्था होती है, उससे अपन मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी, समाजवादी, या ऐसे अपन और बोल सकते हैं कि स्वतंत्र, समाजवादी लिख लो आप, समाजवादी सेकंड। और तीसरा अगर अपन बात करें समाजवादी, या फिर और जैसे नियंत्रित भी बोल सकते हैं, नियंत्रित समाजवादी या नियंत्रित एक और टॉपिक लिख लो, नियंत्रित। और थर्ड होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। थर्ड हो गई अपना मिश्रित अर्थव्यवस्था व्यवस्था। तो अब इसके बारे में आप आगे साथ साथ में लिखते रहना। तो सबसे पहले नंबर 1 डाल के लिख लेना, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे अपन। बहुत सारी चीज़ें अपन को परिभाषा से समझ में आती हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसके अंदर लिखिए कि वे अर्थव्यवस्था हैं जिनकी आर्थिक क्रियाएं जिनका आर्थिक क्रियाओं पर बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रण होता है। जैसे बाजारी शक्तियाँ क्या होती है, समग्र मांग, समग्र पूर्ति। तो इन शक्तियों के द्वारा अगर किसी अर्थव्यवस्था के ऊपर नियंत्रण हो रहा है, अर्थात मतलब बाजार की शक्तियों से नियंत्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और अगर जैसे अर्थात मतलब कि वहाँ पर किसी महंगाई हो गई तो उसको कंट्रोल, जैसा बाजार की अगर पूर्ति अधिक हो रही है तो महंगाई कम हो जाएगी। तो ये सारे मतलब बाजार की शक्तियों के अनुसार ही कंट्रोल होता है। और एक चीज़ होती है, दूसरी होती है अपने जो नियंत्रित और समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसके अंतर्गत सरकार होती है जो फिक्स कर देती है कि इसका मूल्य क्या होगा। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था सरकार कंट्रोल में होती है। तो जैसे अपन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अमेरिका हो गया, तो ये हो गया अमेरिका जैसे विकसित कंट्री, तो वहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और समाजवादी या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर सब कीमतें सब सरकार नियंत्रित करती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, उसके अंदर थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट का और थोड़ा होता है अपने पूंजीवादी सेक्टर का। जैसे अपन इंडिया में बात करते हैं, यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अपन रेलवे देखते हैं तो रेलवे पूरी तरह सरकार के अंडर में है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राइवेट लाइसेंस कर रखा है। तो ये इनके बेसिक नॉर्मल इनका विभाजन हो गया। परिभाषा अपन ने देख ली। तो अपन अब इनका सेकंड टॉपिक इनका लिखी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अंतर। ये इनमें आर्थिक जो निर्णय लिए जाते हैं वो अपने उत्पादक लेते हैं सारे निर्णय लगभग। तो इसमें आर्थिक निर्णय लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। जबकि अपने समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं वो अपने कल्याण को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, लोगों का कल्याण करने के हिसाब से ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। और जो अपन निश्चित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पर आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण और अधिकतम लाभ दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। तो उपभोक्ता की अपन इसके अंदर बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की प्रभुता बाधित होती है। मतलब ऐसा केंद्रीय अधिकारी का यह निर्णय लेते हैं कि दो लोगों के लिए कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करना होगा। जैसे कोई केंद्रीय अधिकारी होगा वो निर्णय ले लेगा कि भैया उसको किसी में लाभ है तो वो उस चीज़ का उत्पादन करेगा। और जब ये अपने जो मतलब अपना होता है उपभोक्ता, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उपभोक्ता प्रभुत्व होता है। जैसे जिस चीज़ की उपभोक्ता ज़्यादा डिमांड करेगा उस चीज़ की ज़्यादा
उत्पादन होगा। तो ये मतलब आर्थिक क्रियाएं सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय होती है। समाजवादी नियंत्रित जो अर्थव्यवस्था, समाजवादी या नियंत्रित अर्थव्यवस्था की बात करें अपन, तो उसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर सक्रिय होती हैं। लेकिन जब अपन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र के अंतर्गत सक्रिय होती हैं। और अपन मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर अपन बात करते हैं तो आर्थिक क्रियाएं निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के अंतर्गत सक्रिय होती हैं। तो अपन आज क्या क्या पढ़ा, जैसे कि अर्थव्यवस्था पढ़ी सबसे पहले, उसके परिभाषा पढ़ी, उसके बाद में अर्थव्यवस्था का विभाजन पढ़ा, उसके बाद में अर्थव्यवस्था विभाजन समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, और उसके बाद पढ़ा कि वास्तविक इकोनॉमिक्स क्या है, आदर्शात्मक इकोनॉमिक्स क्या है। उसके बाद में अपन आगे देखा जैसे कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और निवेशित अर्थव्यवस्था, ये अपन चीज़ें पढ़ी। तो इससे अपना पहला चैप्टर आज कंप्लीट होता है। और इसी तरह मैं नेक्स्ट चैप्टर आपके साथ दो जल्दी लेकर आऊँगा। अपन इनके साथ साथ में क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे ही अपना टॉपिक होगा अपन सप्ताह में एक दिन टेस्ट रखेंगे। टेस्ट के अंतर जो बढ़िया नंबर लाएगा वो बढ़िया बात है। और आप भी इसको बढ़िया पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से साथ साथ नोट्स बना चलना, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। मैं इसी आई होप आप बढ़िया पढ़ेंगे और साथ नोट्स भी आप बनाते रहेंगे। मेरे पास इतना ये है नहीं कि मैं आपको हर एक चीज़ लिख सकूं, लिखने में टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो आप साथ साथ में वीडियो का साथ में देखते रहिए और आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। आप टॉपिक टू आप सब चीज़ की परिभाषा लिखिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मैं कोई पर्सनल नंबर भी नीचे डाल दूंगा, तो आप फ़ोन करिए या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दूंगा। तो धन्यवाद, थैंक यू। और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।